हेलो बच्चा लोग, केम फी मंत्रा बाय रवि मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है केम फी मंत्रा बाय रवि मिश्रा। अब तक इस चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आज एक नया वीडियो लेकर हम आए हैं। अभी तक आप लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद है आगे भी आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा साथ मिलेगा और हम आपको और बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। हमारे चैनल का नाम है केम फी मंत्रा बाय रवि मिश्रा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। एक और बात, आप लोगों के जो भी रिव्यूज़ हों वो हमसे ज़रूर शेयर किया करिए कमेंट के माध्यम से। और अभी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और हम और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए निरंतर प्रेरित हों। अब तक आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है पिछले जितने भी मैंने 2-3 वीडियोस किए हैं, और उम्मीद है कि आगे भी आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फिजिक्स के 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेकर आए हैं। आज से केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। केमिस्ट्री में हम फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे पहले पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में सबसे ज़्यादा आता भी यहीं से। मैथ्स वाले बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री एक पसंदीदा टॉपिक हमेशा रहता है, एक पसंदीदा सिलेबस का पार्ट रहता है। तो उम्मीद है कि मैथ्स वाले बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा पसंद करते होंगे। बायो वालों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो भी नई बातें होंगी, जो मैथमेटिकल टर्म्स होंगे, उसे हम अलग से डिस्क्राइब कर दिया करेंगे। अगर कहीं पे बायो वालों को कुछ ऐसा नज़र आता है जो समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा मिलता है जो समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आप कमेंट करें। और एक चीज़ कि जैसा भी आपको लगे, वीडियो अच्छा लगे, बुरा लगे, ऑनेस्टली बता ज़रूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से कि वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो उनसे ज़रूर शेयर किया करिए। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि शुरू में जो स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, इसमें आप लोगों का मोटिवेशन ही हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज से हम क्लास 12 वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेकर आए हैं। आज से हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। बहुत प्यारा चैप्टर है। आप इस चैप्टर को अगर कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर इजीली समझ में नहीं आता। शुरुआत में चीजें आसान होंगी, और अगर आप इन चीजों को ग्रैब कर ले जाते हैं तो चीजें आगे आसान होती ही जाएंगी। तो इसीलिए शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शुरू में ध्यान से पढ़िएगा। तो ठोस अवस्था, चलिए शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहली हेडिंग हम लगाएंगे द्रव। सबसे पहली हेडिंग इस चैप्टर की क्या होगी? द्रव। द्रव्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। मामला वाला मैटर नहीं, इस मैटर का मतलब होता है द्रव। अब द्रव्य क्या है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि द्रव्य क्या है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। द्रव्य कोई भी चीज जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे उसे द्रव्य कहते हैं। देखिए, बहुत बेसिक से हम शुरू करेंगे। लग भी रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है। हाँ, हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं। हाँ, इस चीज से निश्चिंत रहिए कि जो पीक हो सकता है, जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है क्लास 12 के अकॉर्डिंग, वहां तक हम आपको लेके जाएंगे। तो पहली हेडिंग आपने द्रव्य डाल ली है, मैटर।
डेफिनेशन सब लोग जानते भी होंगे कि द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि कह सकते हैं भार होता है, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, तथा जो स्थान घेरता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। सबको पता है। एग्जाम्पल भी इसके दे सकते हो आसानी से। इसके एग्जाम्पल्स कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं, ये मार्कर, ये मेरा मार्कर, ये डस्टर, हम, ये कमरा, ये सब कुछ द्रव्य है। ये व्हाइट बोर्ड, ये सब कुछ क्या है? द्रव्य है। तो वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें ये सब क्या है? द्रव्य है। क्योंकि ये सभी चीजें स्थान घेरती हैं और इन सब में भार होता है। सवाल ये उठता है कि तो आखिर द्रव्य क्या नहीं है? जब सब कुछ द्रव्य है तो द्रव्य क्या नहीं है? तो हम आपको बता दें कि पहले तो एग्जाम्पल दे दें द्रव्य की। जैसे कुछ भी लिख दो, डस्टर, कुछ भी, कॉपी, पेन, ये सब द्रव्य है। ये सब क्या है? द्रव्य। कोई भी चीज ले लो इस संसार में उठा के, सब क्या है? द्रव्य। सवाल ये उठता है कि द्रव्य तो ठीक है, कि जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वो द्रव्य है, यानी सब कुछ द्रव्य है। क्या कुछ ऐसा है जो द्रव्य नहीं है? तो हम आपको बता दें, हाँ, कुछ ऐसा है जो द्रव्य नहीं है। हमारे हृदय की भावनाएं, हमारे हृदय में उठने वाली भावनाएं द्रव्य नहीं है। सवाल उठता है क्यों नहीं है? ये भी तो स्थान घेरते हैं, हृदय में इनका वास होता है, सब कहते हैं। अगर हम आध्यात्मिक रूप में बात करें तो वैसे भी कहीं ना कहीं तो स्थान होता ही होगा भावनाओं का। किंतु भावनाएं स्थान तो घेरती हैं, किंतु इनमें कोई भार नहीं होता। इनमें कोई भार नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि जाओ तौलने गए, पता लगा तुम्हारा वेट आ गया 20 किलोग्राम। इतना हल्का तो कोई नहीं होता। इतने हल्के तो हम भी नहीं, भले ही 4 की रोटी खाते हैं। चलो मान लो 50 किलोग्राम। कितना वेट है? 50 किलोग्राम मान लो। अब क्या कभी ऐसा हुआ कि एक बार तराजू पे चढ़े तो 50 किलोग्राम का, फिर जाए घर पे और पापा से फटकार खा जाए, लफंगे कहीं के इधर उधर घूमते रहे तो कोई काम धंधा नहीं करते, और उसके बाद गए तराजू पे चढ़े तो वेट बढ़ के हो गया 55। भैया कह रहे हैं भावनाएं भर गई अंदर। ऐसा होता है? नहीं। मतलब भावनाएं स्थान तो घेरती हैं, किंतु उनमें भार नहीं होता है। क्लियर? इसे हम इरेज कर दें। ठीक, तो आप समझ गए द्रव्य क्या है। हमें द्रव्य नहीं पढ़ना, हमें इन डिटेल कुछ और पढ़ना है। और देखिए क्या पढ़ना है। अब हम इसके बाद बात करेंगे द्रव्य के अवयवी कण। द्रव्य के अवयवी कण, जिसकी इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ particles of matter। शुरू में हम थोड़ा स्लो चलेंगे जिससे सभी बच्चे चीजों को ग्रैब कर ले, उसके बाद हम तेज चल सकते हैं। कैमरा एक बार चेक कर ले। कई बार ऐसा होता है पूरी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कैमरा सही पोजीशन में नहीं था। हाँ, सब कुछ सही है,
तो अब हमें क्या पढ़ना है, द्रव्य के अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सुनिए, द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्य के अवयवी कण क्या होते हैं? कोई भी द्रव्य हो इस संसार में, कोई भी द्रव्य हो, हम, ये डस्टर, ये वायु, ये सारी चीजें किन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती। इन छोटे छोटे कणों को ही उस द्रव्य के अवयवी कण कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं किन्हें? जिनसे मिलकर कोई भी द्रव्य बना होता है। तो क्या कहेंगे कि कोई द्रव्य जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, या सूक्ष्मतम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द्रव्य का ये सबसे छोटा भाग है। कोई द्रव्य जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, वह कण उस द्रव्य के अवयवी कण कहते हैं, कहलाते हैं। उस द्रव्य के अवयवी कण कहलाते हैं। क्या लिखा है? कोई द्रव्य जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, वह कण उस द्रव्य के अवयवी कण कहलाते हैं। जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर, कोई भी द्रव्य हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। हाँ, सूक्ष्मतम का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि सबसे छोटे तो वही होते हैं जो अभी तक नोन है। वो क्या है सबसे छोटे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी जैसे जैसे हमारे पास कोई लोहे का टुकड़ा है, तो एक इसके आयरन के छोटे छोटे परमाणुओं के, मान लो लोहे का टुकड़ा है, ये क्या है? लोहा। तो इसमें कई Fe होंगे ना। Fe के Fe मतलब आयरन। आयरन के कई छोटे छोटे परमाणु होंगे ना, उन्हें अवयवी कण कह रहे हैं हम, उन्हें अवयवी कण कह रहे हैं। उसके अंदर नहीं, उसके अंदर की बातें नहीं, वो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? अपरमाणविक कण। सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा मैंने? कि कोई द्रव्य जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, वह कण उस द्रव्य के अवयवी कण कहलाते हैं। हाँ, हमने कहा इन सूक्ष्मतम कणों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं परमाणु के अंदर, और इसीलिए इन्हें अपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक। और ये जैसे लोहा है, तो लोहे का कोई टुकड़ा, उसमें कई आयरन होंगे, तो लोहे के परमाणु होंगे, तो ये परमाणु क्या हो गए? अवयवी कण। या मान लो किसी बर्तन में नाइट्रोजन गैस भरी है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी है, तो नाइट्रोजन के जो अणु होंगे N2, ये क्या हो जाएंगे? अवयवी कण। ना कि नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो अवयवी कण है। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक। और डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कभी अवयवी कण की, समझना जरूरी है। कि लोहे का टुकड़ा है, तो उसमें आयरन के ये छोटे छोटे परमाणु जो हैं वो अवयवी कण हो गए। कोई गैस भरी, तो उसमें नाइट्रोजन के जो N2 ऐसे अणु हैं, वो क्या हो गए? परमाणविक अवयवी कण हो गए। और इसी तरह मान लो कोई हमारे पास नमक है NaCl, तो इसमें Na+ और Cl- जितने होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? Na+ और एक Na+ हो गया अवयवी कण, Cl- हो गया अवयवी कण, ऐसे अवयवी कण होंगे। समझ गए इतनी बात? बोलो, क्लियर है? कोई द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? और उस द्रव्य के अवयवी कण। इन छोटे छोटे का मतलब
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, क्योंकि ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, अपरमाणु कण कहते हैं। तो फिर अवयवी कण क्या है? तो अवयवी कण जैसे लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणु, किसी गैस में नाइट्रोजन गैस है तो N2 के अणु, मान लो कोई NaCl हो तो इसमें Na+ और Cl-, ये क्या हो गए? अवयवी कण हो गए। ठीक, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना इस इंपॉर्टेंट बात। अभी आपने देखा कि हमने कहा ये जो अवयवी कण है, ये लोहे का कोई टुकड़ा हो तो इसमें परमाणु Fe के कई परमाणु होंगे ना, यानी इसमें परमाणु क्या हो गया? अवयवी कण हो गया। डिब्बे में नाइट्रोजन गैस भरी है तो N2, ये जो N2 अणु है, मॉलिक्यूल है ना, एक N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया? ये हो गया अवयवी कण। और कोई नमक है तो इसमें जो आयन होते हैं Na+ और Cl-, ये क्या हो गए? अवयवी कण। यानी अवयवी कण परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, या कोई अणु हो सकता है। तो यही हमें लिखना है कि ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। मुझे पता है हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, स्पीड पकड़ेंगे, पहले तुम लोग चीजों को क्रैक करना सीख लो। ठीक, इतनी बातें समझ गए कि द्रव्य क्या है? द्रव्यवाह, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, यानी जो कुछ हम देख पाते हैं अपने आसपास वो सब द्रव्य है। या जो चीजें नहीं भी दिखाई देती जैसे वायु, वो भी क्या है? द्रव्य है। फिर द्रव्य के अवयवी कण हमने कहा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटा के हम आगे बढ़े। तो इतनी बातें समझ गए। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे द्रव्य और द्रव्य के अवयवी कण। दिमाग में, क्योंकि ये अवयवी कण जो शब्द है ना, इसका हम आगे बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, बार बार कहेंगे कि द्रव्य के अवयवी कण। तो अवयवी कण का मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि अणु होंगे, परमाणु होंगे, आयन होंगे। तो जैसे गैस है, ऐसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तो उसमें N2O2 अणु होंगे। और अगर कोई धातु है तो उसमें परमाणु होंगे। अगर कोई आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक जैसे नमक हो गया या MgCl2 हो गया, तो इन सब में कौन होगा? इन सब में आयन होंगे। तो अण, परमाणु या आयन, यही अवयवी कण होंगे। बार बार यूज करेंगे इस शब्द का आगे, तो इसीलिए इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक, कि अवयवी कण क्या होते हैं? जिनसे कोई भी द्रव्य मिलकर बना होता है। और ये अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब यहाँ नोट में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी भी हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। नोट पहला कि जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण जो होते हैं, इनके बीच की कुछ दूरी होती होगी। जैसे मान लो लोहे का टुकड़ा है, अब इसमें कई सब लोहे के परमाणु ऐसे होंगे आस-पास ऐसे। अब इनके बीच की कुछ दूरी होती होगी, इनके बीच की कुछ दूरी होती होगी। इस दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? हम यहाँ बना रहे हैं, लिख दे रहे हैं। लिखने से कम, बनाने से ज्यादा समझ में आता है। मान लो इसमें क्या भरी है, ऐसे ऐसे कोई गैस भरी है, और ये गैस की क्या है? अणु है। अणु मतलब क्या हो गए? यही अवयवी कण हो गए। गैस कोई था, ये तो द्रव्य था। और इसके जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये क्या है? अवयवी कण है। ये क्या है? अवयवी कण है। ठीक, अब इन अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक, इन अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक दूरी। ठीक, जैसे ये डिस्टेंस, मान लो एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये डिस्टेंस समझ में आ रहा है? इसके और इसके बीच की दूरी। तो वही क्या लिखेंगे कि किसी द्रव्य में अवयवी कणों के बीच की दूरी, अवयवी कणों, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके के बीच की दूरी
के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अंतरा आणविक दूरी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाती है। बात समझ गए कि कोई भी द्रव्य हो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। इन अवयवी कणों के जो बीच की जो दूरी होती है उसे अंतराणविक इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। इस शब्द का भी बहुत ज्यादा प्रयोग आगे होगा। अगली बात देखो, दूसरी बात, अब ये जो अवयवी कण है एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे। तो सोच लो बल लगा रहे होंगे। हाँ देखो, नमक में जैसे नमक है तो Na+ और Cl- से बल नहीं लगा रहे, एक दूसरे पे बिल्कुल लगा रहे। किसी उसमें यहाँ तक कि ये आयरन के इसमें छोटे छोटे जो परमाणु हैं ये एक दूसरे पे बल ना लगा रहे होते तो कैसे बंधे हुए हैं? बल तो लगा रहे हैं ना। तो इनके बीच कुछ बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहा मैंने? अवयवी कणों के मध्य लगने वाला, अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। बोलो कितनी बात क्लियर है? बहुत सिंपल थी अभी तक चीजें। क्या कहा हमने कि द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, यानी जो कुछ हम आस पास हमारे है सब कुछ क्या है? द्रव्य है। भावनाएं द्रव्य नहीं, क्योंकि उसमें कोई भार नहीं होता। बाकी ये पेन, ये मार्कर सब कुछ क्या है? द्रव्य है। फिर हमने कहा द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। ये उस द्रव्य के अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इन अवयवी कणों के बीच की दूरी जो होती है उसे अंतरा आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। और इनके बीच जो बल लगता है उसे अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इतनी बात अब क्लियर हो चुकी है। अब हम इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। मिटा दें इतनी चीजें। द्रव्य में कुछ बातों को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अवयवी कण क्या होते हैं? तो द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हीं को द्रव्य के अवयवी कण कहते हैं। अवयवी कण के बाद जरूरी बात ये है कि इनके बीच की दूरी को, अवयवी कणों के बीच की दूरी को अंतराआण्विक दूरी और उनके मध्य लगने वाले बल को अंतराआण्विक बल कहते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक। तो अब हम नया टॉपिक शुरू करें। अगली हेडिंग होगी द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की अवस्थाएं। एक बार हम कैमरा चेक कर लें। शायद आज क्लैरिटी ज्यादा मिले आप लोगों को। हाँ, वॉइस का कुछ इशू हो सकता है क्योंकि रूम में गर्मी बहुत ज्यादा है। फैन ऑन कर रखा है तो हो सकता है आवाज का थोड़ा इशू हो। अदरवाइज क्लैरिटी आज ज्यादा मिलेगी आप लोगों को। तो इतनी चीजें हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ें। तो द्रव्य की अवस्थाएं। अब द्रव्य की अवस्थाएं भी तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं?
द्रव्य की मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं ठोस अवस्था को? सॉलिड स्टेट। और दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और तीसरी अवस्था क्या होती है बच्चों? तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। तो इतनी बातों को याद रखना है कि द्रव्य की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती? 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। हम जानते हैं कि कुछ बच्चों के गुर्दे में खुजली होने लगी होगी। जो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं वो परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि द्रव्य की अवस्थाएं जो जानी मानी गई हैं वो 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, बट वो इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। उसमें से एक पार्ट तो बायोलॉजी का है। खैर, हम बता दे रहे हैं वो दोनों अवस्थाएं कौन सी हैं। नाम उनका सुन लो। एक अवस्था होती है प्लाज्मा। एक अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। अभी लिख दे रहे हैं, बाद में मिटा देंगे ये दोनों। प्लाज्मा, प्लाज्मा ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होगी। अब ठोस और द्रव तो सबको इतना फील है कि ठोस मतलब ये ठोस, द्रव मतलब पानी, उसके बीच में होता है क्या? प्लाज्मा। एक और है 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। स्पेलिंग देख ले बच्चे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कुल मिला के किसी भी द्रव्य की ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। मुख्य रूप से यही 3 है। प्लाज्मा बायोलॉजी का पार्ट है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसे बनाया गया है वैज्ञानिक बोस और आइंस्टीन द्वारा। एक नई स्टेट बनाई गई है टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करके। तो इन दोनों अवस्थाओं के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, भौकाल के लिए याद कर सकते हैं, भौकाल देने के लिए याद कर सकते हैं कि किसी भी द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं जिनमें ये दोनों भी शामिल हैं। तो अब हम इन दोनों को मिटा देंगे और उम्मीद है कि अब किसी के गुर्दे में खुजली नहीं होगी। तो हमें केवल द्रव्य की 3 अवस्थाओं के विषय में ही पढ़ना है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। तो अब हम इन अवस्थाओं के विषय में क्लास 7th की तरह हेडिंग डाल डाल के तो पढ़ेंगे नहीं कि ठोस अवस्था अलग लिखें, द्रव अवस्था अलग, फिर गैसीय अवस्था अलग। हम इन्हें एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम इन तीनों में अंतर कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से तो नहीं आया, लेकिन बहुत पहले जब सिलेबस थोड़ा इजी हुआ करता था तो कई बार आया है कि ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्थाओं में अंतर एक्सप्लेन करें। तो हम वही अंतर बता दे रहे हैं। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से, ठोस, द्रव, गैसीय। 2 और भी अवस्थाएं जिनका जिक्र हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं इनमें अंतर, और इस अंतर में ही आप इनके विषय में पूरी तरह से समझ जाएंगे। हम यहाँ कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में तीनों के बीच जो डिफरेंस है उसे क्लियर करेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे ठोस अवस्था, दूसरी तरफ लिखेंगे
द्रव अवस्था, और तीसरी तरफ लिखेंगे गैसीय अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में अब हमें अंतर करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, बचपन की तरह बातें नहीं होंगी। तुम्हें तो उसी में मजा आता था कि ठोस अवस्था में अवयवी कण बहुत पास पास हो। अवयवी कण कहाँ कहते थे तुम लोग? तुम तो ये कहते थे कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़े दूर, गैसीय अवस्था में बहुत दूर। तो इस तरह आप नहीं डिफाइन करेंगे, अब तुम बड़े हो चुके हो, चीजें कुछ अलग होंगी। तो ध्यान दें, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ठोस अवस्था। जो हमने अब तक टर्म्स पढ़े हैं उनका यूज करेंगे। तो ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था में जो अवयवी कणों के मध्य की दूरी, याद करो बच्चों, अभी मैंने कहा था कि प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अवयवी कण कहते हैं। इनके बीच की दूरी अंतराणविक दूरी और इनके बीच लगने वाला बल अंतराणविक बल कहलाता है। तो जो ठोस अवस्था में अंतरा आणविक दूरी होती है, अंतरा आणविक दूरी ये बहुत कम होती है। अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? वेरी कम, बहुत कम। याद रखेंगे इतनी बात? होती है कि नहीं होती है? अरे ठोस अवस्था यही है, इसमें अभी कर दूर दूर थोड़ी ना एकदम चिपके हैं ना पास पास। तो क्या कहा मैंने कि ठोस अवस्था में अंतराणविक दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। इसमें बात करें तो इसमें जो अंतराणविक दूरी होती है वो ठोस से ज्यादा, ठोस से अधिक और द्रव से गैस से